नमस्ते हमारे प्यारे भाइयों, कैसे हैं आप सभी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है 7565 नौकरियों के लिए। भाई एसएससी इस पेपर को करवाने वाला है, समय है अभी। आप बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। इस पेपर में 50% वेटेज जीके का है, लेकिन 15 सवाल गणित के पूछे जाएंगे और ये 15 के 15 सवाल बहुत इजी लेवल के होंगे, जिन्हें आप आसानी से पूरे के पूरे सही कर सकते हो। लेकिन वो सही कैसे होंगे, जब आप हमारे बनाए हुए प्रैक्टिस सेट जो है लगाओगे। उस सीरीज का पहला प्रैक्टिस सेट है प्रैक्टिस सेट 1। ठीक है, 10 तो मैं करवाऊंगा ही करवाऊंगा कम से कम, लेकिन जो करते हैं इसे तो आप जरूर करें। जितने भी मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा बहुत फायदा होगा आपको। और डायरेक्ट सवाल पेपर में दिखेंगे, स्टाम्प पेपर पर लिख के ले लीजिए कि जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन कराऊंगा, डिजिट चेंज करके वो एज इट इज उस तरीके के पेपर में आएंगे। बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कि रेंडमली, बहुत रिसर्च करके मैं पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन खुद देखता हूं कि भाई ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, फिर उसके बाद मैं क्रिएट करता हूं। आ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठो, मेरे साथ साथ सॉल्व करना है पहले सवाल से। पहला सवाल जीडी कांस्टेबल का पूछा हुआ है, देखिए। Excluding stoppage, the speed of a bus is 60 km per hour and including stoppages, it is 42 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? यानी कि अगर स्टॉपेज का टाइम काउंट ना किया जाए तो एक बस की स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन बस स्टॉप पे ना सवारी लेते हुए चलती है, तो उस स्टॉपेज सहित स्पीड कितनी है, 42 किलोमीटर पर आवर। बस हर घंटे कितने मिनट रुकती है, एक बार बताओ। अगर बस बिना रुके चले तो एक घंटे में कितनी जाएगी, 60 किलोमीटर। लेकिन जब स्टॉपेज पे रुक रुक के चलते तो एक घंटे में कितना जाती है, 42 किलोमीटर। 60 किलोमीटर की बजाय 42 किलोमीटर जाती है, यानी कि 18 किलोमीटर के लिए बस रुकती है। 60 किलोमीटर में 18 किलोमीटर के रुक कर चलती है। ये किससे कट जाएगा, 6 से, यानी कि आ जाएगा 3/10। तो बस 3/10 समय के लिए रुकती है। तो एक घंटे का मतलब कितना होता है एक्चुअली में, 60 मिनट। तो बस 60 मिनट में कितने समय के लिए रुकेगी भैया, 18 मिनट। ये आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आता ही आता है पेपर में। आ जाइए, 3 लगातार छूट है, 7, 12 और 5%। इनके बराबर सिंगल छूट क्या है। बहुत फेमस सवाल है भाई। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट का सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे प्यारे भाई, पहले आप इन तीनों को जोड़ो। फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड। पहले तीनों को जोड़ो, 7, 12, 19, 5, 24 माइनस, फिर 2 की गुणा करके जोड़ो। 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, 84 और 60 144 हो गया। 144 और 35 कितना हो गया, 194। 144 और 35 ये आ जाएगा आपका 179, है ना। 179 आ गया। 179 को आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 1.79 प्लस, फिर प्लस तीनों की गुणा करो। अब तीनों की गुणा करनी है, ठीक है। तो 12 पंजे 60, 60 की 7 में गुणा करेंगे 420। 420 को 10,000 से भाग करना है। किससे भाग करना है, 10,000 से। 10,000 का मतलब यहां पे तीन ही अंक है, तो एक जीरो बढ़ाएंगे, यहां लगेगा दशमलव, 0.0420। ठीक है भाई। और ये आ गया परसेंटेज में। तो एक्स वाई जेड के बराबर सिंगल डिस्काउंट क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बटे 100 प्लस एक्स वाई जेड बटे 10,000 परसेंटेज। सीख लीजिए बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। अब 24 में से अगर 1.79 घटाऊंगा, देखो वैसे इतने प्यारे तो आंसर आने से रहे, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है 24 से कम आएगा तो ये वाला आंसर भी नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला इसका आंसर है। ठीक है, बात समझ में आ गई। 22.25%। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 3। एक पाइप एक टंकी को 24 घंटे में भर सकता है, एक अन्य पाइप भरी हुई टंकी को 28 घंटे में खाली कर सकता है। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भाग भरने में कुल कितना समय लगेगा, यह बताना है घंटों में। क्या आप मेरी बात समझ गए, ध्यान सुनिएगा। एक टंकी को एक पाइप भरने वाला है, दूसरा खाली करने वाला है। दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने समय भरेंगे, इसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है। भरने वाला पाइप कितना समय लेता है, 24 घंटे। खाली करने वाला पाइप कितना समय लेता है, 28 घंटे। दोनों पाइप मिलकर कितने समय भरेंगे, 24 गुणा 28 बटे नीचे क्या लिखना है, इनका डिफरेंस। 24 28 का डिफरेंस 4।
तो दोनों पाइप मिलकर पूरी टंकी कितने समय भरेंगे, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है। लेकिन पूछा है दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी का 2/3 भरने में कितना समय लगेगा, हमें 2/3 टंकी भरनी है, समय कितना लगेगा, 2/3 से गुणा। अब देखिए 4 तिया 12 से आपका 24 दो बार कट जाएगा, तो 28 दूनी 56 दूनी 112 घंटे, बात खत्म। आसान है ना भाई, इस लेवल के सवाल आएंगे बस पेपर में, आगे चलेंगे। जीडी ज्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही हैं। एक कैंडिडेट 25% स्कोर करता है और 32 नंबर से फेल हो जाता है, while another candidate who score 40% marks gets 28 marks more than the minimum required to pass the examination। दो बच्चों की कहानी बताई गई है। एक तो है भैया जो 25% नंबर लाया और 32 नंबर से फेल हो गया, बताओ इतनी कम परसेंटेज पे तो फेल होगा ही। दूसरा बालक है जो 40% नंबर लाया है, 40%, तो जो पास होने के लिए मिनिमम नंबर चाहिए, उस मिनिमम नंबर से कितने ज्यादा आगे, उसके 28 नंबर ज्यादा आए। तो सवाल में पूछा है अगर एक कैंडिडेट के 72% मार्क्स आए हैं तो उसके कितना स्कोर हुआ है, ठीक है। इस तरह के कभी भी सवाल आए जिंदगी में तो बस एक लॉजिक लगाना, दो बच्चे दिए, उनकी परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, उनके मार्क्स में कितना डिफरेंस है, बराबर होना चाहिए। आप बताओ यहां पे एक बच्चा कितने नंबर लाया है, 25%, दूसरा बच्चा कितने नंबर लाया है, 40%, तो आप बताओ इनकी परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, 15% का डिफरेंस है कि नहीं। पहला बच्चा 32 नंबर से फेल हो गया, यानी पासिंग मार्क्स से 32 नंबर कम लाया। दूसरा बच्चा जो है उसको मिनिमम पासिंग मार्क्स से 28 नंबर ज्यादा मिले, तो इनके नंबर में कितना फर्क हो गया, 60 नंबर का। एक बॉर्डर लाइन से 32 कम, एक बॉर्डर लाइन से 28 ज्यादा है, तो मार्क्स में फर्क हो गया भैया 60 नंबर का। तो 15% की वैल्यू कितना, 4 गुना हो गया। अब पूछा यह है कि भाई एक बच्चा 72% अंक लाया है तो उसके कितने नंबर आए होंगे, 72% का 4 गुना, यानी कि आ जाएगा 288। ये आंसर हो गया। तो प्रॉब्लम इसमें सी ऑप्शन है, ठीक है जी, कर लोगे। आगे आ जाओ, अगला सवाल, सवाल नंबर हम लेंगे यहां पर 5वां, करो। आपको लगता है कि ये आसान है, ऐसे ही करने तो कोई सर को तो कोई शिलाजीत मिल गया, दिन भर मॉक टेस्ट कराते रहते हैं, कभी से एग्जाम के, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। ये लाइटों की आंखें हमारी फोड़ रही हैं लाइटें हैं, उसके बाद रिकॉर्ड करने में, और क्वालिटी वाला यूट्यूब पे सब टाइम पास करते हैं, लेकिन हमारे कंटेंट में आपको पैसा देके जो बच्चा खरीदता है उससे भी बेहतर फीलिंग आएगी जो मॉक टेस्ट कराते हैं, ठीक है जी। मैं रात रात भर जाग के बनाता हूँ, ये चीजें ऐसी नहीं बन जाती। चलो, एक लाइब्रेरी में रविवार को औसतन 780 और बाकी दिनों में 360 जो है विजिटर आते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। आजकल तो किसी और काम के लिए जाना है विजिटर लाइब्रेरी में, हैं, रील से अलावा भी कुछ काम हुआ है, हैं? रविवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के एक महीने में हर दिन विजिटर की एवरेज संख्या कितनी होगी, ठीक है जी। देखो नोटिफिकेशन आते हैं, लाइब्रेरी भर जाती है अक्सर, भाई पुलिस की वैकेंसी होगी लाइब्रेरी फुल है, कांस्टेबल के आगे लाइब्रेरी फुल। असली योद्धा वही है जो शुरू से ही इंतजार नहीं करता है ना, एग्जाम डेट सर पे नाचने का, पढ़ता रहता, असली योद्धा वही है और वही नौकरी पाते भी हैं। अब एक भैया 30 दिन का महीना है, बेहतरीन तरीका बताऊंगा, महीना है 30 दिन का, शुरू कब से होता है, संडे से, यानी कि संडे 1 तारीख को आएगा, फिर 7 दिन बाद 8 तारीख को संडे आएगा, फिर 15 तारीख को आएगा संडे, फिर 22 तारीख को आएगा और फिर 29 तारीख को आएगा, फिर महीना खत्म हो लेगा। यानी कि महीने में कितने संडे आ गए, 5। तो महीने में भैया 5 तो संडे आ गए, तो संडे के अलावा बाकी अदर दिन कितने बचे, 25, क्योंकि 30 दिन का महीना है। यानी कि संडे और बाकी अदर डे की जो संख्या है उनका रेशियो कितना है, 1:5। ये आ गया। रेशियो लेने से सवाल हल्का हो जाता है, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी। अब संडे के दिन लाइब्रेरी में कितने विजिटर आते हैं, 780, और बाकी दिन कितने विजिटर आते हैं, 360। पूछा पूरे महीने में मिलाकर, पूरे महीने का मतलब संडे प्लस अदर डे, संडे प्लस अदर डे में मिलाकर महीने में जो एवरेज विजिटर आते हैं लाइब्रेरी में उनकी संख्या बताइए। और जहां प्लस आएगा वहां क्या लगता है, डेविएशन या वेटेड एवरेज। यहां तो डाटा आसान है तो वही लगा लेते हैं। संडे के भैया कितने विजिटर आ रहे हैं, 780, बाकी 5 दिन है, अगर हर दिन 360 लोग आएंगे तो कितने विजिटर आएंगे टोटल, 360 गुणा 5, 1800, 1800 और 780 टोटल कितने हो गए, 2500
2580 विजिटर हो गए भैया कितने दिन में, टोटल 1 और 5 6, ये पूरे महीने में विजिटर की एवरेज संख्या आ गई। ठीक है, तो 6 चौक 24 और 1 6 18, 430 हो गया। 430 विजिटर एवरेज आते हैं पर डे होल मंथ के लिए। ठीक है भाई, आसान है। सवाल नंबर 6, एक घनाभ के 3 संलग्न पृष्ठों के पृष्ठीय क्षेत्रफल 5, 16 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके बिना सवाल पेपर हो ही नहीं सकता मेरे भाई, कंप्लीट किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर आएगा। घनाभ ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये किताब है, ये बढ़िया सा घनाभ है, आप अपना कमरा देखो चाहे। अब इसका ये कोई भी कोई कोना पकड़ लो, कोना पकड़ लिया, इस कोने पे 3 आयत मिलते हैं। एक सामने दिख रहा है, एक हो गया लेफ्ट और एक हो गया ये बेस। इनको बोलते हैं हम एडजेसेंट फेसिस या संयुग्मी फलक। इनके एरिया दिए हैं। ठीक है जी, 5, 16, 20। तो आपसे पूछा घनाभ का आयतन, कभी भी ऐसे एडजेसेंट फेसिस के मेरे भाई तो इसने बड़ा खतरनाक नाम दिया है, कोटर माइनस फेसिस है। चलो आया जीडी में सवाल, बताओ जीडी वाले तो हिंदी पढ़े, ये तो डर गए होंगे, छोड़ के आगे होंगे हैं। हाँ, तो घनाभ का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, अंडर रूट XYZ। एक कॉन्सेप्ट होता है, अगर किसी घनाभ के 3 संयुग्मी फलक या कोटर माइनस फेसिस का एरिया दिया है तो उसका वॉल्यूम आयतन होगा अंडर रूट 5 गुणा 16 गुणा 20। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है बच्चों। तो 16 पंजे 80 गुणा 20 1600। तो 1600 का अंडर रूट कितना आ जाएगा 40। तो घनाभ का आयतन 40 सेंटीमीटर क्यूब होगा भाइयों। समझ में आ गया जी, डी ऑप्शन। आगे चलेंगे। जब पूर्णांक n को 9 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 आता है। भाई एक संख्या मान लो n है, हम इसको किससे भाग करते हैं 9 से, तो n को 9 से भाग करने पर रिमाइंडर या शेषफल 4 है। बोला है अगर संख्या 15 n को 9 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो आपने डिवीजर सेम रखा है, पहले भी 9 से भाग कर रहे थे, अब भी 9 से। आपने संख्या 15 गुना कर दी, पहले संख्या n थी अब 15 n होगी। तो जो एक्शन संख्या में होगा वही शेषफल में भी होगा। संख्या 15 गुना कर दी है आपने तो शेषफल भी 4 का 15 गुना आएगा, अब 60। लेकिन क्या 9 से भाग करने पर 60 होगा, शेषफल नहीं। 60 को आप वापस 9 से भाग करेंगे, क्योंकि 9 से भाग करोगे तो शेषफल 9 से छोटा आना चाहिए। तो 9 छिक्का 54 कट जाएगा भैया, तो शेषफल क्या आ जाएगा अल्टीमेटली 6। तो इसका आंसर 6 है। ठीक है, ये देखो दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव के पेपर में आया है, आपके कांस्टेबल के पेपर में ही। ठीक है, चलो प्रीवियस ईयर है, आगे बढ़ाएंगे। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है भाई 15,800। कोई दुकानदार 20% छूट के बाद 18% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य रुपए में निकटतम किसका है ज्ञात करें। ठीक है, देखो ऐसे ही सवाल आते हैं आपके पेपर में, देखो इसी तरह के सवाल आएंगे बेसिक। ध्यान से सुन लीजिएगा, इस सवाल के कॉन्सेप्ट के बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है अर्थमेटिक का। दुकानदार 20% छूट देता है, उसके बावजूद कितना लाभ कमाता है 18%। अगर किसी सवाल में छूट और लाभ दिया हुआ है तो आप उस वस्तु के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकाल सकते हो। सीपी बटे एमपी बराबर एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट परसेंटेज हो जाता है, और बटे 100 प्लस पीपी मतलब प्रॉफिट परसेंटेज। ये सीपी से एमपी का अनुपात है। अब आपने डिस्काउंट कितना दिया 20%, यहां डी की जगह 20 रखो, तो 100 माइनस 20 80। आपको लाभ कितना हुआ 18%, तो पी की जगह 18, 100 प्लस 18 118। हालांकि 2 से कट भी गया तो कितना आएगा 40 बटे 59। ये सीपी से एमपी का अनुपात आ गया। सवाल में क्या दिया है, वस्तु का अंकित मूल्य, यही है ना। 59 की वैल्यू सवाल में 15,800 दी है, यही है 15,800 रुपए। और सवाल में क्या पूछा है, सीपी 40 की वैल्यू पूछी है, यही है ना। तो 59 की वैल्यू 15,800 रुपए है। नीचे देखो मार्क प्राइस है ना, तो मार्क प्राइस दिया है, ऊपर क्रय मूल्य पूछा है। 59 की वैल्यू 15,800, तो एक की वैल्यू आएगी 15,800 बटे 59। और आपसे यहां पर 40 की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाई 40। और ये मेरे को कैलकुलेशन यहां पर करनी है, बोलो हां, ये कैलकुलेशन करनी है। हालांकि देखो 59 से पहले देख लिया मैंने, ये कटेगा नहीं ना, तो 59 से नहीं कटेगा। इस सवाल के देखो फिर ऑप्शन, क्योंकि आंसर लगभग में, ऑप्शन बहुत दूर दूर है भाई, 1,000 रुपए से भी ज्यादा का फर्क है। तो हम इस सवाल की एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते, हम इसको अप्रोक्सी कैलकुलेट कर लेते हैं मेरे भाई, अप्रोक्स। अब जैसे 59 है, 59 को मान लो मैं कर देता हूं यहां पर 60, 59 को मान लो मैंने 60 कर दिया, ठीक है, लगभग 60 मान लेते, तो आप बताओ क्या आ जाएगा भाई, ये तो आपका कट जाएगा ना, ये तो आपका कट जाएगा।
और ये देखिए 6 से भी इसको काट ही लेते हैं, चलो 6 दूनी 12, 3 8 6 चिंग 36 है भी, और 2 0, ये 6 3 18, अब 263 गुणा 40, ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा है भी, 26 चौका 104, 10,400 और 120, 10,520 के करीब आएगा। बोलो, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही आएगा। 260 की 40 में गुणा करेंगे, ठीक है जी, तो 10,400 फिर 120, 10,520 आ गया। कोई दिक्कत? अब आप ध्यान से सुनना भाई, मैंने नीचे था 59, मैंने 60 कर दिया, 59 को मैंने बड़ी संख्या लिख दिया। अगर मैंने नीचे संख्या बढ़ा दी है तो मेरा एक्चुअल आंसर कम हो गया, 59 की बजाय मैंने 60 से भाग किया तो मेरा आंसर जो है कम आया, यानी कि जो सही आंसर होगा वो 10,520 से हल्का सा बड़ा होगा। 10,520 से हल्का सा बड़ा, खुद एक ही ऑप्शन है डी। ऐसे कर लेंगे सॉल्व। ये टेक्निक है जो आपको सीखनी है, चाहे बेशक आपका कांस्टेबल का पेपर है, लेकिन वहां भी पेपर में कैलकुलेशन में फंसाने के लिए सवाल देगा। ये आप चीज समझे। देखिए, हमें भाग देना था नीचे 59 से, लेकिन मैंने 59 को बढ़ा के 60 कर दिया, बड़ी संख्या से भाग दे रहा हूं 60 से, 59 से बड़ी संख्या 60 से भाग दे रहा हूं, इजी कैलकुलेशन रहे, तो मेरा आंसर कम आया होगा एक्चुअल, है ना। जब एक्चुअल कम आंसर आया है 10,520, तो सही आंसर 10,520 से हल्का सा बड़ा होगा, जो एक ही है डी। ऐसे सोचना है। आगे चलते हैं 9वां सवाल। किसी वाहन के ईंधन की खपत एमपीजी में परिवर्तन उसके वजन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द फ्यूल कंजम्पशन ऑफ ए व्हीकल वेरीज इनवर्सली विद इट्स वेट। A car that weighs 3800 pounds gets 25 mpg on the highway. Find the fuel consumption of a car that weighs 4750 pounds. ये दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का सवाल है। देखिए करिए, हाँ ध्यान सुनेगा भाई। गाड़ी तो ऐसे नहीं चलती, गाड़ी में ईंधन फूकता है, तो सवाल में बोला है कि एक व्हीकल में जो फ्यूल कंजम्पशन होता है, एक वाहन में जो ईंधन की खपत होती है, वो उसके वेट के, वेरीज इनवर्सली विद इट्स वेट, उसके वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप मेरी बात को समझे। किसी व्हीकल में जो फ्यूल कंजम्पशन होता है वो उस व्हीकल के वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि वेट अगर ज्यादा होगा तो फ्यूल कम लगेगा, वेट कम होगा तो फ्यूल ज्यादा लगेगा, ऐसा कह रहा है ये, यानी कि उल्टा रेशियो होगा फ्यूल का और वेट का। अब एक कार है जिसका वजन है 3800 पाउंड, उस पर कितना खपत होता है ईंधन? 25 एमपीजी। बोला एक ऐसी कार की ईंधन खपत ज्ञात कीजिए जिसका वजन 4750 पाउंड हो। ठीक है भाई, तो पहले कितना फ्यूल लग रहा था? 25 एमपीजी। अब कितना फ्यूल है लग रहा है, ये आपसे पूछा, यही है। तो फ्यूल का जो रेशियो होगा वो वेट के रेशियो का रिवर्स होगा भाइयों, उल्टा लेना है रेशियो। पहले 3800 पाउंड की कार थी, अब 4750 की पाउंड की कार है, तो 4750 ऊपर आएगा बटे 3800 नीचे आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, उल्टा रेशियो लेना है। ये जब बोल दिया ना इनवर्सली, वेरीज इनवर्सली, इसका मतलब हो गया उल्टा अनुपात। ठीक है जी, बस ये सिंपल सी कैलकुलेशन आपको करनी है। 0 से 0 तो कट ही जाएगा, ये 25 एकम 25, ठीक है भाई, ये 19 बार चला गया, ठीक है, और 19 से जो है 380 20 बार कट गया, तो क्वेश्चन मार्क कितना आ गया? 20 एमपीजी इसका आंसर है। ठीक है, तो एक स्टेप का सवाल है, घबराना नहीं है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 10 आपके सामने, बनाओ। एक डीलर दो वस्तु एक्स और वाई में से प्रत्येक को 1500 में खरीदता है। वह दोनों पर समान मूल्य अंकित करता है। एक्स को 25% और 44% की दो लगातार छूट देकर बेचता है, फिर भी 279 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। अगर वह वाई को 58% के सिंगल डिस्काउंट पर बेचे तो वाई पर प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? देखो पेपर में 2-3 सवाल तो फंसाने के लिए आएंगे, और एक गजब का सवाल है, लेटेस्ट आया है आईबी के पेपर में, कर लो जरा। एक डीलर दो वस्तु खरीदता है, दोनों में से हर एक को कितने में खरीदा? 1500 रुपए ईच। दोनों पर सेम एमआरपी लगाया है, ध्यान सुनेगा, दोनों आर्टिकल को सेम प्राइस में खरीदा 1500 में, दोनों पर सेम एमआरपी लगाया। आर्टिकल एक्स को बेचा है 25% और 44% के दो लगातार डिस्काउंट पर, फिर भी क्या हुआ आर्टिकल एक्स पे? 279 का प्रॉफिट। आप बताओ आर्टिकल एक्स आपने खरीदा कितने का है? 1500 का, और जब आपने बेचा आपने 279 का प्रॉफिट कमा लिया, तो आर्टिकल एक्स का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 1779 रुपीस। ये आर्टिकल एक्स का क्या आ गया बच्चों? सेलिंग प्राइस। और आप सामान को जो बेचते हो मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देके बेचते हो। भाई आर्टिकल एक्स का जो भी मार्क प्राइस है, पहले आपने मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट दिया? 25%। 25% यानी कि 1/4, 4 पे का डिस्काउंट दोगे तो 4 का सामान
तीन, तीन का हो जाएगा। फिर आपने कितना डिस्काउंट दिया? 44%। 44% क्या होता है? 11/25। 44% मतलब 44/100, 11/25। 25 पे 11 का डिस्काउंट दिया, तो 25 का सामान कितने में बेचा? 14 में। यही हो गया। और ये किसके बराबर है? 1779 रुपीस के बराबर होना चाहिए। भाई मार्क प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद क्या आएगा? आर्टिकल एक्स का सेलिंग प्राइस ही मैंने इक्वल कर दिया, तो यहां से आर्टिकल एक्स का अंकित मूल्य आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये किससे कट रहा है? देखो 2 से जो कट रहा है, पहले 7 बार और ये 2 बार, उसके बाद ये 7 से कट रहा है, 7 दूनी 14 है और 3 7, 7 पंजे 7 से नहीं कट रहा ना, 3 से ही कटेगा केवल। 3 से काट लेते भाई, 3 पंजे 15, 2 3 नाम 27, 3 तिया 9। तो अंकित मूल्य कितना आ जाएगा? आर्टिकल एक्स का अंकित मूल्य कितना आएगा? जल्दी से बताइए भाई। आर्टिकल एक्स का अंकित मूल्य 25 दूनी 50 की इधर गुणा हो जाएगी, 593 गुणा 50/7। ये आर्टिकल एक्स का अंकित मूल्य आ गया। किसी को कोई तकलीफ है इस सवाल में तो मुझे बता दो। अभी तक कुछ भी नहीं किया, समझ में? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया है 25% का, 44% का, सेलिंग प्राइस 1779 के बराबर कर दी। ये एक सवाल अच्छा, अच्छे से समझ लीजिए। 25 दूनी 50 दूर चला गया, 7 नीचे आ गया। अब आ जाते हैं हम आगे के सवाल पे। वाई को 58% की छूट पर बेचता है, वाई पर लाभ क्या होगा? भाई वाई और एक्स दोनों का कॉस्ट प्राइस भी सेम है और मार्क प्राइस भी सेम है। आर्टिकल वाई का सीपी कितना है? 1500 रुपए। और मार्क एक्स और वाई दोनों को समान मूल्य अंकित किया है, दोनों पर समान मूल्य अंकित करता है, तो ये आर्टिकल वाई एक्स वाई का भी मार्क प्राइस यही होगा। ये आर्टिकल वाई का मार्क प्राइस है, इसको बेचा उसने 58% के डिस्काउंट पर। 100% पे अगर 58% का डिस्काउंट दोगे तो सामान बेचोगे कितने? 42% में। ये आर्टिकल वाई का मार्क प्राइस है। अब आपने 58% डिस्काउंट दिया, 100 पे 58% डिस्काउंट दिया, तो बेचा कितने में आपने? 42%। 42% की फ्रैक्शन वैल्यू 42/100। ये आर्टिकल वाई का क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। आपसे क्या पूछा है? लाभ। लाभ प्रतिशत, यानी कि सीपीएसपी का क्या ले लो? रेशियो। बात खत्म। ये 50 से 2 बार चला गया, ठीक है। 7 दूनी 14 तिया 42 हो गया। 3 से भैया आपका 1500 500 बार चला गया, तो 500 रेशियो क्या आ गया? 593। तो पूरे डाटा को 100 से डिवाइड कर दें, पूरे रेशियो को, ओके 100 हो जाएगा। और ये 593 को अगर हम 100 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 118.6। 500/500 हो गया, 90/5 18 हो गया, 3/5 0.6 हो गया। मैंने आपको सर आपको कहां से सपना आया कि 5 से भाग करो? ये बेस 100 बन गया, सीपी 100 बन गया, तो डायरेक्ट आंसर किस में आएगा? परसेंटेज में। 100 का सामान 118.6 में बिका, तो आपको 18.6% का फायदा हो गया। और यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है सवाल बच्चों, मजा आ गया कि नहीं करके?